जो मॉडर्न एजुकेशन के बीच में कोचिंग सेंटर की इंटरफेरेंस हुई, जो ये बताते हैं कि बच्चों हम आपको नीट जेई टॉपर बना देंगे, हम एंट्रेंस में आपको टॉप पे ले जाएंगे, ऑल इंडिया रैंक 1 निकालेंगे। अगर ये लोग 30 ईयर्स से अपना कैरियर बताते हैं, इन 30 ईयर्स से कोई एक साइंटिस्ट, कोई एक ऐसा केमिस्ट नहीं निकल पाया जो भारत के लिए कोई मॉलिक्यूल डिजाइन करता और उसका पेटेंट भारत के पास होता। फिजिक्स के, केमिस्ट्री के कोर कंसेप्ट समझने में डिफिकल्टी आ रही है, और जब उसको करने के लिए वो जोर लगाते हैं तो वो अपनी नेचुरल क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी को हैम्पर करते हैं, जिसका नुकसान उनको तब होता है जब वो रियल कोडिंग को सीखने के लिए जाते हैं। तो हर साल हमारे पास भारत में 25 लाख साइंस के इंथुजियास्ट होते हैं जो साइंस की फील्ड में अपने आप को डालते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर उसके बाद भी हम लोग उनमें से वो बच्चे नहीं निकाल पा रहे हैं जो बच्चे साइंस की फील्ड में कंट्रीब्यूट करें, तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढने का राइट टाइम आया है। मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ। जय माता दी। अक्सर पिछले 6 मंथ्स में आपने मुझे सत्संग में बैठे हुए देखा और आपने देखा कि मैं चर्चा करता हूँ। आज मैंने सोचा कि मैं एक ऐसा सत्संग शुरू करूँ आपके साथ जो मेरा आपका डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो, जिसमें मैं स्पेसिफिकली जो डिस्कशन करूँगा, आपके साथ जो शेयर करूँगा, वो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं स्पेसिफिकली विद स्कूलिंग, कैरियर गाइडेंस, काउंसलिंग एंड एजुकेशन। उसके लिए आज मैं आपसे ये डिस्कस करने वाला हूँ। जो इस टाइम जो दौर चल रहा है वो है पेरेंट्स और बच्चे दोनों ही सोच रहे हैं अपने लिए कि वो अपने करियर के बारे में सोचें, और बहुत सी ऑप्शंस उनके पास ओपन हैं। तो मेरा ये सोचना है इस टाइम पे कि मैं जो आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ शायद वो आपके काम आए। स्टार्ट करता हूँ। साइंस की नॉलेज और MBBS और नीट को लेके और साइंस के पढ़ाई को लेके, साइंस कैरियर्स को लेके, तो मैंने क्या किया, अब बड़ा भगवान जी का आशीर्वाद है, कृपा है ऊपर वाले की, जिस भी रूप में हम उसको मानते हैं, अल्लाह के रूप में मानते हैं, ईश्वर के रूप में मानते हैं, राम के रूप में मानते हैं, गुरु नानक देव जी के रूप में मानते हैं, क्राइस्ट के रूप में मानते हैं। उन सब की कृपा है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आने से हम लोगों के पास ये ताकत आ गई है कि वी कैन टॉक टू यू एंड वी कैन टॉक टू द पीपल दोज हु वांट टू हैव दिस क्यूरियोसिटी फुलफिल्ड। तो मैंने ऐसे ही कहा कि बहुत अच्छी साइंस के बारे में डिबेट्स हो रही हैं कि इंडिया में हमारा जो प्रोसेस है, जिसके ऊपर लाखों करोड़ों की एड्स अखबारों में आ रही हैं, यूट्यूब में प्रमोशन वीडियोस आ गए हैं, इंस्टाग्राम में रीलें आ गई हैं, और वो सारी रीलें जो हैं वो कोचिंग की तरफ लेके जा रही हैं। कोचिंग से ही करियर बनेगा ये कहा जा रहा है। लेकिन जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा स्कूलिंग और एजुकेशन का है, ये कोचिंग के लोग अपने बेसिक एटीट्यूड की वजह से, अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने की वजह से उस पूरे रॉ सिस्टम को क्लैप्स करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ा डैमेज दे रही है। तो आर्गूमेंट मैं अपने आप के साथ कर रहा था और मैं अपने आप से बात कर रहा था। इसी बीच टेक्नोलॉजी ने मेरी हेल्प की और मेरे पास कुछ AI बेस्ड ऐप्स हैं जिनके साथ मैंने डिस्कशन किया। तो मैंने ऐसे सवाल पूछा कि अगर इतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से 90 के बाद कोचिंग इंडस्ट्री के आने के बाद रिसर्च हुई है, तो ज़रा देखूं कि पिछले 30 इयर्स में हमारे भारत की जो इंस्टीट्यूट्स थे, चाहे वो IIT थे, चाहे IIMS, IIS, IIMs हैं, या और हमारे जो यूनिवर्सिटी की रिसर्चेज हैं, उसमें एंटीबायोटिक एक बेसिक चीज़ है। तो क्या एंटीबायोटिक पे हमारे जो स्टूडेंट, जिनको, क्योंकि आज मैं जिनको पढ़ाऊंगा कल वो होंगे, तो मुझे पास्ट देखना ज़रूरी है। हिस्ट्री को देखे बगैर मैं आगे स्ट्रेटजीज़ पे बात नहीं कर सकता हूँ और कोई गाइडेंस नहीं दे सकता हूँ जो मेरी समझ है। तो मैंने क्या देखा कि मैंने सवाल पूछा, एनी एंटीबायोटिक हैविंग पेटेंट ओरिजिनली फ्रॉम इंडिया। तो मुझे जवाब मिल गया कि इंडिया में रिफाक्सिमिन करके एक एंटीबायोटिक है जो किसी डॉक्टर ने इजाद की थी और इंडियन रेनबैक्सी के साथ मिलकर उसको उन्होंने पेटेंट लिया। मेरा ये सवाल नहीं था कि किसी बाहर के डॉक्टर ने उसके ऊपर काम किया और इंडियन कंपनी ने लिया। फिर मैंने स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा कि एनी एंटीबायोटिक हैविंग पेटेंट ओरिजिनली फ्रॉम इंडिया एंड इन्वेंटेड बाय एन इंडियन साइंटिस्ट। तो मुझे मिला उसका जवाब गंगासिन, ऑल्सो नोन एज गंगामाइसिन। उसके बाद जो उन्होंने मुझे इस AI ऐप ने मुझे बताया, उसने कहा यस देयर इज़ एटलीस्ट वन नोन एंटीबायोटिक। फिर मैंने कहा जरा देखे पूरी दुनिया में कितनी एंटीबायोटिक्स हैं। पता लगा 20 to 25 मेजर क्लासेस हैं एंटीबायोटिक्स की, जिनमें
120 टू 150 इंडिविजुअल एंटीबायोटिक कंपाउंड्स हैं और टोटल वेटनरी एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंटल एंटीबायोटिक्स को डाल के 200 से 250 कंपाउंड्स हैं। दुख इस बात का हुआ कि इन 250 कंपाउंड्स में से इंडिया का कंट्रीब्यूशन भारत की एजुकेशन से निकला हुआ, भारत की एजुकेशन नहीं मैं इसको बोलूँगा, मैं वो गलती नहीं करूँगा जो क्रिटिक्स कहते हैं। ये जो मॉडर्न एजुकेशन के बीच में कोचिंग सेंटर की इंटरफेरेंस हुई, जो ये बताते हैं कि बच्चों हम आपको नीट जेई टॉपर बना देंगे, हम एंट्रेंस में आपको टॉप पे ले जाएंगे, ऑल इंडिया रैंक 1 निकालेंगे। अगर ये लोग 30 ईयर्स से अपना कैरियर बताते हैं, इन 30 ईयर्स से कोई एक साइंटिस्ट, कोई एक ऐसा केमिस्ट नहीं निकल पाया जो भारत के लिए कोई मॉलिक्यूल डिजाइन करता और उसका पेटेंट भारत के पास होता। ये गलती भारत की नहीं है, भारत एजुकेशन सिस्टम की नहीं है, वो एटीट्यूड की है जो सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड है, जो एक ऐसा माहौल बना देता है कि मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। मेरा कोई मकसद नहीं है कि मैं आपको बोलूं कि आप कोई भी ऐसी सर्विस इस्तेमाल करो जो मैं दे रहा हूं या मेरे से जुड़ी हुई कोई चीज़ दे रही है। मेरा मकसद है ट्रुथ सामने आए और मैं भी ट्रुथ की तरफ बढ़ूँ। अगर ये सच है कि भारत से हम लोग 30 साल में ऐसे साइंटिस्ट नहीं ला पाए जो साइंटिस्ट बनते, रिसर्च करते और आगे बढ़ के काम करते, तो मैंने देखा कि पिछले 30 इयर्स में बच्चों को साइंस के प्रति लेके जाने के लिए क्या क्या हमारे बॉटलनेक्स थे। तो पहला बॉटलनेक का एग्ज़ाम ये था जिसको हम AAI बोलते, AIEEE बोलते थे। फिर जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम तो था। फिर मैंने पता किया कि जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम में जैसा हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम होता है वैसा एग्ज़ाम होता था फॉर एडवांस, और जो मल्टी क्वेश्चन था वो होता था ओनली फॉर फर्स्ट फेज़ में। तो मैंने उस टीचर को बोला, मैंने कहा ये फिर क्यों बंद हो गया? तो उन्होंने मुझे बताया कि बेसिकली नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बढ़ने लगे तो ये एग्ज़ाम कंडक्ट करना मुश्किल हो गया। नहीं तो जो एडवांस का पेपर होता था उसमें थ्योरी भी आती थी और उसके अकॉर्ड डेरिवेशनें भी होती थी। मिक्स टाइप का एग्ज़ाम होता था, जैसे हमारे आज का JNK बोर्ड का या CBSE का एग्ज़ाम या किसी और बोर्ड का एग्ज़ाम होता है। मैंने कहा तो क्या कारण हुआ? कहते जी उसमें एवेल्यूशन करना मुश्किल हो रहा था इसलिए एग्ज़ाम ड्रॉप कर दिया। यहाँ तक बात समझ में आती है। फिर जो ये MCQ बेस्ड एग्ज़ाम आया, मेरे फिर क्यूरियोसिटी बढ़ गई कि मैं ज़रा पता करूं कि कौन से किस्म का एग्ज़ाम जो है वो हमारी हेल्प करेगा और हम उस एग्ज़ाम की वजह से ऐसे साइंटिस्ट, ऐसे साइंस नोइंग लोग दे पाएंगे जो साइंस नोइंग लोग जो हैं हमारे देश के अंदर रिसर्च को प्रमोट करेंगे और रिसर्च को प्रमोट करके आगे देश और आने वाले वर्ल्ड के लिए हम कहीं पे स्टैंड करवाएंगे। तो मैंने ऐसे जनरल पूछा, फ्यूचर अब लेके जा रहे हैं हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ कोडिंग की तरफ। कोडिंग का बड़ा फ्यूचर हम देख रहे हैं क्योंकि कोडिंग एक बेस बन रहा है कंप्यूटर के रिलेटेड, हमारे सॉफ्टवेयर्स के रिलेटेड जो बेस है वो कोड्स है। कोडिंग हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट हम समझेंगे और AI बेस्ड ऐप को हम समझेंगे, AI की टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ी हुई हम रिसर्च को समझेंगे। तो कोडिंग के लिए मैंने ऐसे ही उससे पूछा कि जो JEE का एग्ज़ाम है हमारा, वो JEE का एग्ज़ाम एक प्रोस्पेक्टिव कोडर को, जो ऐसा इंसान जो कोडिंग करना चाहता है, ये JEE का जब एग्ज़ाम वो क्वालिफाई करता है या टॉप रैंक लेता है, वो कोडिंग में उसकी क्या हेल्प होती है। तो आगे से जवाब मिला कि क्योंकि न्यूमेरिकल डिस्कशंस होती हैं तो उसकी लॉजिकल थिंकिंग बढ़ती है, लेकिन स्पेसिफिकली कोडिंग में उसको कोई इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं मिलती। फिर मैंने ऐसे ही उसके साथ सवाल जवाब किए कि उस अपनी लॉजिकल थिंकिंग को जो कोडर को चाहिए, क्योंकि अगर एक बच्चा ऑल इंडिया रैंक 1 ले रहा है या 2 ले रहा है या 3 ले रहा है JEE में और वो कंप्यूटर साइंस में IIT दिल्ली में जाना चाहता है या IIT बॉम्बे जाना चाहता है, तो उसका मेन मकसद है कंप्यूटर साइंस में अपनी लाइफ को आगे लेके जाना, कोडिंग सीखना, कंप्यूटर की वर्किंग सीखना, कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में समझना। तो उसके लिए वो कह रहा है कि लॉजिकल थिंकिंग ज़रूरी है। ये कोई भी इंसान समझ के कह सकता है। AI ने भी तो अपने से कुछ नहीं करना है, जो रिसर्च पेपर हुए हैं अवेलेबल ऑनलाइन उनको ही सर्च करना है और उसके साथ अपना जो है इंटरेक्शन करके एक हमें सोल्यूशन देना है। तो उसने कहा लॉजिकल थिंकिंग करने के लिए, बढ़ाने के लिए बड़ी चीज़ें हैं, मेंटल वर्कआउट्स हैं, गेम्स हैं, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रक्चर्ड लर्निंग है। ऐसे ही मैं इंटरेक्शन करते करते जब आगे बढ़ता गया तो मेरी जो परसेप्शन थी वो फैक्ट सामने लगी कि JEE का जो एग्ज़ाम है, पर्टिकुलरली जो बच्चे कोडिंग में जाना चाहते हैं एज ए फ्यूचर, उनको कोई बड़ा ज़्यादा हेल्प नहीं करता है। जब वो थक जाते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करते करते और उनका अल्टीमेट एम होता है IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली या और किसी IIT में जाके अपने कंप्यूटर की साइंस में, कंप्यूटर की फील्ड में अपने आप को इस्टेब्लिश करना, तो JEE का एग्ज़ाम का वो जो थकावट उनको दी जाती है उसका कोई इतना उसका उनको फ़ायदा लॉन्ग टर्म में नहीं होता है।
हैविंग सेड दैट, मैं नेक्स्ट लेवल पे आपके साथ डिस्कस ये करूँगा कि जैसे हमने देखा कि भाई जो बच्चा फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ के लिए जेई को टॉप करने के बाद आईआईटी में जाता है और वहाँ से कोडिंग सीखता है, तो उसको एक बेनिफिट होता है, उसकी लॉजिकल थिंकिंग समझ में आती है। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो लॉजिकल थिंकर हैं, लेकिन वो स्पीड और वो जो एग्ज़ाम डिज़ाइन किया गया है उसकी वजह से वो छूट जाते हैं और वहाँ नहीं पहुँच पाते। तो मैं ये ज़रा देखूँ कि जो हमारे आईआईटीज़ हैं उनका कंट्रीब्यूशन कितना है इन दी फील्ड ऑफ कोडिंग, और उनके द्वारा की गई कोडिंग का वर्ल्ड में क्या कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि अब ये ग्लोबल फिनोमिना है। तो उसमें उसने मैंने फिर एक सवाल उसको पूछा, व्हाट हैपन्स टू द एटीट्यूड व्हेन फील्स डिफिकल्टी इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड मैथ, कि अगर कोई बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में डिफिकल्टी फेस करता है जेई की तैयारी में, तो उसके एटीट्यूड पे क्या असर होता है, जिसका नुकसान जेई की कोडिंग उसको बाद में कोडिंग में होता है। तो उसने बताया फ्रस्ट्रेशन, सेल्फ डाउट, डिसइंटरेस्ट, बर्नआउट, फियर ऑफ मिसिंग इट आउट, लॉस ऑफ क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी, इन्फ्लिक्ट आइडेंटिटी कन्फ्लिक्ट, रिकनेक्टेड विद, मतलब कोडिंग में रिकनेक्ट करना मुश्किल हो जाता है उसके लिए। तो अदर डिमेरिट्स में जब मैंने पूछा, उन्होंने बताया डिलेड एक्सपोजर टू रियल टेक वर्ल्ड, नो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। तो मैं एक रॉ आपसे बात करने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि चूंकि मैंने 27-28 साल इस लाइन में दिए, बच्चों के साथ उठता बैठता रहा हूँ, तो एक ऑब्जर्वेशन हो जाती है। एक एग्ज़ाम को लेके एक ऑब्जर्वेशन बनी मेरे सामने कि जिस एग्ज़ाम के लिए हम इतना प्रेशराइज बच्चे को कर रहे हैं कि तू टॉप करेगा तो ही तुझे एक कंप्यूटर साइंटिस्ट बनाया जाएगा फ्रॉम इंडियाज़ बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज फॉर कंप्यूटर साइंस, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उसके साथ इनजस्टिस कर रहे हैं कि उसको इस चीज़ में आगे बढ़ा रहे हैं जो चीज़ उसकी बाद में उसकी हेल्प नहीं करनी, और कई लोग उसमें थक जाते हैं। तो आईआईटी की प्रोफिशिएंसी के ऊपर भी मैंने इसको एक डाटा इकट्ठा करने की कोशिश की, जो मेरे सामने डाटा आया वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा। मैंने पूछा आईआईटी कोडिंग प्रोफिशिएंसी की, जो आईआईटी के बच्चे निकल रहे हैं उनकी कोडिंग प्रोफिशिएंसी क्या है। तो उन्होंने ये बताया टाइप्स ऑफ कोडर्स इन आईआईटी, टॉप टायर कोडर्स 10 से 15% निकल रहे हैं, एवरेज कोडर 60 से 70% निकल रहे हैं, और नॉन कोडर्स लेट कोडर्स 15 to 20% निकल रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो क्रीम जा रही है थक के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करके, जब वो आईआईटी में एडमिशन भी ले रहे हैं, तो वो तो आईआईटी से हमें ये समझना चाहिए कि जितने भी आईआईटीज़ हैं, अगर हम जनरलाइज भी करें, वहाँ से हमें बेस्ट कोडर निकलने चाहिए, बिकॉज वो बेस्ट ब्रेन्स गए हैं। तो मैंने ये जानने की कोशिश की कि ये कारण क्या है कि क्यों ऐसा हो रहा है कि जो बच्चे इन इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं वो उस तरीके से निकल नहीं पा रहे हैं। तो उसका कारण पता लगा कि जो ये प्रोसेस है जेई का, इस प्रोसेस में बच्चे के अंदर से कई चीज़ें हैं जो निकल जाती हैं। पहले तो वो बच्चा जो है वो एक लॉस ऑफ, जिसको बोलते हैं ना, डिजिटल फ्लुएंसी से आउट हो जाता है, उसकी बड़ी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं, और अल्टीमेटली उसका पैशन फॉर लर्निंग कंफ्यूज हो जाता है। तो जो पर्टिकुलरली कोडिंग की फ्यूचर में जाना चाहते हैं उनको थोड़ा पॉज लेके इनकी तैयारी करनी चाहिए, बिकॉज ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो इंस्टीट्यूट में भी नहीं जा पाते हैं, लेकिन तैयारी करते हैं 2 साल और बनना चाहते हैं कोडर। तो उनको और बड़े एवेन्यूज़ हैं जहां वो कम एग्जॉस्ट होके अपनी क्रिएटिविटी के साथ, अपनी नेचुरल थिंकिंग के साथ कोडिंग की प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, कोडिंग कोर्सेज में जा सकते हैं, और अल्टीमेटली एक लार्जर पर्सपेक्टिव पे कोडिंग इंडस्ट्री में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो उन्होंने बोला ये जो कोडिंग का हमारा प्रोफेशन है, इसमें पर्टिकुलरली इंस्टीट्यूशंस का कोई ज़्यादा हम बोलें कि रोल है, उससे ज़्यादा रोल है कि जो वेरियस फील्ड से बच्चे जो हैं वो इसमें आराम से आ रहे हैं। और कहाँ से आ रहे हैं वो भी बताता हूँ। ऑनेस्टली the best coders don't come from just one place, they come from diverse backgrounds, and what makes them best is usually curiosity, consistency and problem solving mindset, not a college name. तो आपने मेरे साथ जो ये छोटी सी डिस्कशन हमने की, और मेरा मकसद ये था कि बच्चों तक ये बात पहुँचाऊँ कि जो बच्चे फ्यूचर में कोडिंग को अपना प्रोफेशन लेना चाहते हैं या कंप्यूटर से रिलेटेड अपने आप को आगे लेके जाना चाहते हैं, तो उनके लिए
जो इम्पोर्टेंट है वो है क्यूरियोसिटी, हैप्पीनेस, एक अपने अंदर एक इच्छा शक्ति जानने की, फिर स्टेबिलिटी, और फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट। प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट का मतलब ये है कि जो प्रॉब्लम आपसे सॉल्व हो पाए और आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को पॉलिश करें। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के उन कंसेप्ट्स में सोचते हो कि ये मैं क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ा लूँगा, लेकिन उसके साथ साथ जो हमने थोड़ा बहुत एआई के साथ बैठ के इंटरेक्शन किया, उसमें मैं ये पता लगा कि बड़े अच्छे एजुकेशनिस्ट ने, साइकोलॉजिस्ट ने बहुत अच्छे पेपर छापे हुए, उन्होंने ये बताया कि जिन बच्चों को, जिन लर्नर्स को फिजिक्स के, केमिस्ट्री के कोर कंसेप्ट समझने में डिफ़िकल्टी आ रही है और जब उसको करने के लिए वो जोर लगाते हैं, तो वो अपनी नेचुरल क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी को हैम्पर करते हैं, जिसका नुकसान उनको तब होता है जब वो रियल कोडिंग को सीखने के लिए जाते हैं। तो बच्चों, आपके लिए ये जो छोटी सी इंटरेक्शन मेरी थी शायद यूज़फुल हो। मैं कोशिश करूँगा, मैं सिग्निफिकेंट आपके लिए इन्फॉर्मेशन लाता रहूँगा और ऐसे ही शॉर्ट सत्संग आपके लिए शूट करके, सर्च करके लाऊंगा। अगर आपकी ऐसी नॉलेज आपके काम आए तो आई विल बी वेरी हैप्पी। और अपनी कोशिश जारी रहेगी कि जो स्टूडेंट्स हैं भारत के, ख़ास तौर पे वो हमारे भारत के बच्चे जो हैं वो बहुत सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करें और हर फील्ड ऑफ साइंस में रिसर्च करके नई नई चीज़ें ढूंढें और वर्ल्ड में भारत का नाम एक अच्छे लेवल पे हम प्लेस कर पाएँ, जहाँ पे हम लोग ये भी कह पाएँ कि खाली हम फॉलोअर नहीं हैं, हम कॉपी नहीं कर रहे हैं, हम कई फील्ड्स में वर्ल्ड को डायरेक्शन भी दे सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल हमारे बच्चों में है। जिन कारणों से भी डिस्टर्ब हुआ वो आपके सामने मैंने रखे, वो है तैयार करने वालों का लालच, और दूसरा एक सीरियस अप्रोच की ज़रूरत है इन दी माइंड, सीरियस अप्रोच की ज़रूरत है इन द माइंड्स ऑफ द पीपल दोज हु आर सिटिंग इन द चेयर्स, जो चेयर्स डिसिसिव हैं। तो वो सीरियसनेस जो है वो मैं कोशिश करूँगा जगाने की। सीरियसनेस तो सब में होती है, बट शायद थके होते हैं या ओवर बर्डन होते हैं, तो वो भी उस तरीके से देख नहीं पाते हैं कि कनेक्टिविटी क्या है। 25 लाख बच्चा जेई का एग्ज़ाम, जेई और नीट का एग्ज़ाम मिला के लगभग 30 लाख बच्चे होते हैं, मानते हैं रिपीट भी होते हैं। तो हर साल हमारे पास भारत में 25 लाख साइंस के इंथुजियास्ट होते हैं, जो साइंस की फील्ड में अपने आप को डालते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर उसके बाद भी हम लोग उनमें से वो बच्चे नहीं निकाल पा रहे हैं जो बच्चे साइंस की फील्ड में कंट्रीब्यूट करें, तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढने का राइट टाइम आया है। मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ, उम्मीद है मैं ढूंढ पाऊँगा, और उम्मीद ये भी है कि मैं उनमें से कुछ एक बच्चों को अगर टच कर पाया जो अपने आप को साइंस की फील्ड में रख के देश के लिए कंट्रीब्यूट कर पाएँ, तो मुझे उसके लिए एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि जब मैंने ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की थी तो मैंने उसका सलूशन दिया, ना कि उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके एक क्रिटिक बन के मैंने फ़ायदा उठाने की कोशिश की, एक्सप्लॉइट किया। क्योंकि मेरा काम है सलूशन देना और बच्चों को फैसिलिटेट करना, ये मेरी सेटिस्फेक्शन है। तो कोशिश करता रहूँगा कि मैं इस किस्म की ऑब्जर्वेशन आपके सामने रखूँ। कंक्लूड करना ज़रूरी होता है, कंक्लूड कर रहा हूँ कि जेई का जो एग्ज़ाम है या नीट का जो एग्ज़ाम है, ये एक एग्ज़ाम है, ये साइंस की नॉलेज को बढ़ाने वाला, साइंस की नॉलेज आपके अंदर इनकलकेट करने वाला कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो आपको ये सर्टिफिकेट दे सके कि आप एक साइंस इंथुजियास्ट हैं और आप साइंस की फील्ड के लिए अप्रोप्रिएट हैं। ये एक एग्ज़ाम है जो आपके साथ, जिसका रिजल्ट आपको जस्टिफिकेशन नहीं देता, क्योंकि ये भीड़ हैंडलिंग करने का एग्ज़ाम है। तो आप अपनी नॉलेज को, अपनी क्यूरियोसिटी को इंटैक्ट रखें, किसी किस्म का डिमोटिवेशन, डिमोरलाइजेशन नहीं फील करें, और आहिस्ता आहिस्ता अपनी साइंस की क्यूरियोसिटी के साथ साइंस को समझते जाएं। साइंस एक बहुत ब्यूटीफुल, जिसको हम बोलते हैं ना, एक फील्ड है, और उस फील्ड के लिए आपका फ्रेश होना, आपका हैप्पी होना, एक आर्टिस्ट की तरह जो पेंटिंग बना रहा है, वैसे एक साइंटिस्ट है जो एक्सप्लोर कर रहा है नेचर को, कि नेचर कैसे काम करती है। तो उसके लिए आपका हैप्पी होना, रिलैक्स होना ज़रूरी है। और अगर कोई भी इकोसिस्टम आपको स्ट्रेस कर रहा है, आपको प्रेशराइज कर रहा है, तो मुझे लगता है आपको उसका ध्यान देना चाहिए, उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, और उस रेस में आगे बढ़ने की बजाय अपने आप को देखना चाहिए कि मैं स्लोली ग्रेजुअली चलूँ। जो बच्चे ईजीली कर पा रहे हैं इन सिलेबसेस की तैयारी, वो करें। जिनको टफ लग रहा है तो वो थोड़ा सा पॉज लेके अल्टरनेटिव रास्तों पे भी ध्यान दें जो शायद इजी हो और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएं। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी।